नमस्कार श्रोताओं, जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम कोविड-19 को लिए हाजिर है आपका रेडियो दोस्त परेश। श्रोताओं, हम सभी इन दिनों लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से। शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन तो सभी कर ही रहे हैं और इसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क धारण करना और हाथों की सफाई तो हमारी दिनचर्या के अंग बन चुके हैं। पिछले कई महीनों से कोरोना की विभीषिका ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है, जिसमें हमारा देश, प्रदेश सभी शामिल हैं। इसी बीच श्रोताओं, कई पर्व, उत्सव, त्योहार आए गए, आने वाले हैं, जिनको हमने बड़े संयम से मनाया। एक बार फिर ऐसा ही समय है जबकि रक्षाबंधन का पावन पर्व हम मनाने जा रहे हैं। श्रोताओं, चूंकि रक्षाबंधन का संबंध सीधा हाथों से है, कलाइयों से है, इसलिए हम तमाम भाई बहनों से गुजारिश करेंगे कि वे इस रस्म को निभाने से पूर्व अच्छी तरह से अपने हाथों को साबुन से धो लें और फिर प्रेम से, सौहार्द से राखी बंधवाएं। पर्व का उत्साह तो है ही, पर जरूरी है संक्रमण से बचना। तो चलिए आप ऐसा ही करें और हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं इस पर्व पर और फिर हम आगे जागरूकता की और बातें करेंगे। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे सहरे की महकती हुई लड़ियों के लिए अनगिनत फूल उम्मीदों के चुने हैं मैंने। वो भी दिन आए कि उन ख्वाबों की ताबीर मिले, तेरी खातिर जो हंसी ख्वाब बुने हैं मैंने। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। श्रोताओं, कोरोना एक वैश्विक आपदा के रूप में सामने आया है, आकस्मिक रूप से। इसकी भयावहता, तीव्रता और असर का किसी को कोई गुमान नहीं था। धीरे धीरे हम इसकी भीषणता को समझते गए और व्यवस्थाएं करते गए। आइए इन चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों की बात करें श्री अनिल शर्मा जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग के और पूर्व सदस्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के, और साथ ही आपका संबंध आपदा प्रबंधन से भी गहरा है। कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। अनिल जी, आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19, ये जो पूरी तरह से महामारी फैली हुई है विश्व में, और ये जो एक आपदा आई है पूरे विश्व पर। आज एक से बढ़कर एक विकसित देश, विकासशील देश, तमाम देश परेशान हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं। और आपका, जैसा हम जानते हैं कि संबंध है वो आपदा प्रबंधन से है, आप इस विषय पर आपने काफी काम किया है, कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इस आपदा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? एक आपदा प्रबंधन के आप विशेषज्ञ होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 जो है एक आपदा के रूप में हमारे सामने है, लेकिन इससे जूझना जो है सभी राज्यों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन कोविड-19 जैसी जो आपदाएं आती हैं, उससे हमको नुकसान तो हो रहा है, उससे प्रबंधन भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हमारे सामने एक अच्छी बात ये है कि ये हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटीज लेके भी आती हैं। जी। उदाहरण के तौर पर जैसे कोविड-19 है, अपने इंडिया में ही देख लीजिए, भारत में ही देख लीजिए कि किस तरह से हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं हेल्थ के क्षेत्र में, पोल्यूशन हमारा कम हो रहा है, आप देख रहे हैं, गाड़ियां कम चल रही हैं, पेट्रोल की खपत हो रही है, इससे पर्यावरण को काफी फायदा हो रहा है। इसी तरीके से कई क्षेत्रों में हमारी जो अधोसंरचना है, खासतौर से हेल्थ के संदर्भ में आप देखें तो उसमें काफी इजाफा हो रहा है। और आने वाले समय में इस तरह की जो आपदाएं आएंगी, उसके प्रबंधन के लिए हमको एक बेहतर सुविधा उपलब्ध होती जा रही है। लेकिन कोविड-19 जो है एक समस्या का अभी निदान तो हम खोज नहीं पाए हैं, लेकिन ये समस्या संभवतः लंबे समय तक जाएगी। हो सकता है साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन जैसे जैसे इसका उपाय मिलते रहेगा, उसके वैक्सीन जैसे आ जाएंगी, दवाइयां आ जाएंगी, तो इससे लड़ने की जब हमको क्षमता आ जाएगी, तो इस तरह के आपदाओं से लड़ने के लिए आने वाले समय में हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इस तरह की समस्याएं देखिए, जिस तरह से हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह की जो आपदाएं हैं, जो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक या अन्य बीमारियों के हमारे सामने हमेशा रहेंगी और इन्हें हमें हमेशा जूझना पड़ेगा। जिस तरह से कई तरह की हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो नदियों से जो पानी से हमारी समीपता है, समुद्र से हम पास, हमारे जो तट क्षेत्र बहुत ज्यादा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, और भी कई तरह की जो जलवायु परिवर्तन की जो हमारी समस्याएं हैं, इस तरह की जो समस्याओं के कारण आपदाओं का जो तीव्रता है और उसका जो उसकी जो बारंबारता है, वो हम लगातार बढ़ती रहेगी। देखिए, साइक्लोन्स जो हैं, कितनी तेजी से, पहले 1 या 2 आते थे, अब लगातार जो है साइक्लोन की श्रृंखला हमारे सामने आ रही है। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक की समस्या, छत्तीसगढ़ में ही देखिए, पहले अर्थक्वेक की समस्या कहाँ रहती थी, लेकिन अभी आसाम में जो अर्थक्वेक आया उसका प्रभाव हमको भी हुआ। अभी कुछ समय पहले अर्थक्वेक की जो का प्रभाव कोरबा, रायपुर जैसे क्षेत्रों का स्थानों पर भी हमको देखने में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की आपदाओं से हमको हमेशा ही जूझना पड़ेगा, और ये हमको इस तरह की जो आपदाएं, नई जो आपदाएं आ रही हैं, जैसे कुछ समय 2004 में जो आपदा आई थी सुनामी की, उससे हमको नई अपॉर्चुनिटी मिली। उससे नुकसान तो हमको हुआ, लेकिन देखिए, नुकसान और नफा तो जब जिंदगी है तो हमको नफा नुकसान तो देखना ही पड़ेगा, उससे जूझना भी पड़ेगा। तो हमको जहाँ नुकसान हो रहा है उसके साथ ही साथ उसका फायदा भी हो रहा है। जैसे सुनामी का हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने डेवलप कर लिया, जो देश इससे प्रभावित थे उनसे हमारा संपर्क बढ़ा, उनसे हमको अर्ली वार्निंग की जो हमारी समस्याएं थी उसको दूर करने में मदद मिली। नए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुनामी जैसी आपदाओं के लिए डेवलप करने के लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए कि आपदाओं को हम हमेशा निगेटिव उसके तौर पर न देखें। देखिए, कोविड-19 के बारे में आप पूछ रहे थे, हमारी जो आपदाओं को सहने की जो क्षमता है तो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए, लोगों में अब एक्सरसाइज और योगा बाकी चीजों की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमारा जो स्वास्थ्य पे जो खर्चा हो रहा था वो भी लगातार कम होगा। अभी देखिए, कोविड-19 अभी है, कोविड-19 के कारण, कोविड-19 से तो हम परेशान हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण जो बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो लगातार कम हो रही है। आप इसका आंकड़े भी हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। तो ये
आपदाएं आती रहेंगी, उससे हमको जूझना भी पड़ेगा। और इसलिए इन ऐसी आपदाओं को हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, हमारे जो हमारी योजना है उसको पुख्ता करने के लिए, हमारी जो अधोसंरचना है उसको ठीक करने के लिए, उसको और पुख्ता बनाने के लिए, अनेक कई तरह की अपॉर्चुनिटीज हमको आती है, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, जरूर हम आपदाओं के बारे में बात करेंगे जो तमाम तरह की हो सकती हैं, उनका प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी पसंद का कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। कोई भी गीत वो कर दीजिए। जी जी, मतलब आजकल एक नया गीत आया है ना जी, डोंट बी शाई अगेन, क्या बाला है, कौन सी पिक्चर है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे अच्छा लगता है। जी जरूर। You just wanna सुन, मैं हूँ थोड़ा संकी, करूँ मन की, बेबी गाना लगा दे थोड़ा फन की, नहीं मन की नहीं धन की, ये बात है तेरे तन की। पागल हो जाऊं जब तो हो रूबरू, ना लंबा ऊंचा कोरा चिट्टा फिर भी दिल में तू, इश्क ने तेरे किया है बेकाबू, जैसा है वैसा ही पसंद मुझको तू जानो। I just wanna feel your body, touch my body, don't be shy my honey, touch my body, I wanna feel your body, touch my body, don't be shy my honey, touch my body, fly my honey, Don't be shy my honey, baby girl fly my honey, don't be shy my honey। सुन, मैं हूँ थोड़ा संकी, करूँ मन की, बेबी गाना लगा दे थोड़ा फन की, नहीं मन की नहीं धन की, ये बात है तेरे तन की। कुछ भी बोले बिना आंखों से तू बात करे, ये शैतानी जान बूझ के मेरे साथ करे, तुझको देखे बिना दिल मेरा अब कहीं लगे नहीं, तेरे हुस्न पे आंखें सेक सेक कर सके नहीं, ऊपर से रात होती जा रही है नारी 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 नारी, don't be shy I wanna feel your body, touch my body, don't be shy my honey, touch my body, I wanna feel your body, touch my body, don't be shy my honey, touch my body, fly my honey, don't be shy my honey, baby girl fly my honey, don't be shy my honey। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में। अनिल जी ये बताएं कि
आपदा प्रबंधन से आपका जुड़ाव है। आपने आपदा जो तमाम तरह की साइक्लोन की बात हो, अर्थक्वेक की बात हो, और ये जो कोरोना की विभीषिका अभी आई है इसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन अगर इस विषय को हम ध्यानपूर्वक विस्तार से जानना चाहें तो आप किस तरह से इसे परिभाषित करेंगे? आखिर आपदा किस किस तरह की हो सकती है? जी हाँ। आपदा एक आकस्मिक तीव्र बड़ी घटनाएं होती हैं जिसकी तीव्रता जो है इतनी अधिक रहती है कि हमारे जो हमारा जान माल का बहुत उसमें नुकसान होता है, हमारी अधोसंरचना में उसका नुकसान होता है, हमारी जो रोजगार की समस्याएं वो और बढ़ती हैं, हमारा जो आर्थिक परिदृश्य है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। मतलब हर क्षेत्र में इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उसको तो हम अपने आप जो उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें हमारी क्षमता इतनी रहती है कि हमारी कोपिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि हम अपने आप छोटी मोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो बड़ी समस्याएं रहती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ बहुत तीव्रता से आ गई, या ये साइक्लोन्स हैं, इस तरह की समस्याओं को हम जो समुदाय है वो अपने कोपिंग कैपेसिटी से उसको दूर नहीं कर सकता, उससे निपट नहीं सकता। और इसके लिए हमको बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। और जो छोटी समस्या मैंने एक्सटेंस अपने कोपिंग कैपेसिटी से उसको आप जो निपट सकते हैं, लेकिन आपदाएं जो इतनी बड़ी होती हैं कि बिना बाहरी सहायता से आप उसको दूर उससे निपट नहीं सकते हैं। आमतौर से जो आपदाओं की जो बात होती है, आल्दो इसको क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता, लेकिन आमतौर पर हम जो आपदाओं की बात करते हैं तो यदि 25 आदमी किसी आपदा या किसी एक्सीडेंट से मरते हैं, 150 आदमी उससे घायल होते हैं, 10,000 आदमियों को से ज्यादा को यदि पीने की पानी की समस्या होती है, या 10,000 आदमियों को हम स्थापित करने की जब बात आती है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो इंस्टेंसेज हैं या आपदाएं हैं, उनको हम जो कारण है उनको हम आपदाओं के रूप में लेते हैं। बिल्कुल। अनिल जी, यहाँ एक बात जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन की बात अगर हम अपने देश में देखें तो जहां तक विकसित देशों की बात है वो लोग काफी इस मामले में संपन्न हैं, समृद्ध हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों में हमारे देश में भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। अब इसकी नई प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। आप कैसा परिदृश्य देखते हैं? आज हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कितने परिपक्व हैं, और क्या आप युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखते हैं? जी, रोजगार के अवसर तो इसमें काफी हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे देश की व्यवस्थाएं जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कैसी हैं। अभी स्थिति बहुत ही अच्छी है। देखिए, पहले जमाने में हमको आपदा की 3 स्थिति होती है, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा से बाद में। तो पहले जो स्थिति थी उसमें हम आपदा के समय या आपदा के बाद जो है वो कार्य करते थे, और इतनी हमारे पास वित्तीय संसाधन भी नहीं थे कि हम इतने उसके लिए निपटने के लिए हम जरूरी संसाधन जो है जुटा सके। और समुदाय भी इतना ट्रेंड नहीं था, या समुदाय जो है जो कि इससे सबसे पहले निपटता है या सबसे पहले उसको प्रभाव पड़ता है, वो भी इतनी ज्यादा उसमें ट्रेंड नहीं था। इसलिए उसको मैंने इस समस्या से निपटने के लिए हमको काफी हमारा नुकसान भी होता था, और इससे हमारा जो जान माल का काफी नुकसान होता था, हमारी समय भी लगता प्रबंधन जो है तो रोजगार की समस्याएं बढ़ती थी। लेकिन अब जो है 2005 में जब पार्लियामेंट ने 2005 में जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है पास किया, दिसंबर 2005 में, और उसके बाद से हमारी एक नेतृत्व क्षमता आई है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे पास वित्तीय संसाधन जो आए हैं, और एक इतनी अच्छी कार्य प्रणाली या विकसित हुई है आपदा प्रबंधन के लिए कि हम आज आपदा प्रबंधन से अच्छे से निपटने के लिए सक्षम है। अब देखिए, साइक्लोन जो है ओडिशा में पहले कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग मरते थे। अभी जो साइक्लोन, बड़े बड़े साइक्लोन आए, पहले से ज्यादा सीरियस माने प्रभावशील साइक्लोन आए, लेकिन उसका भी आप देखिए प्रभाव कितना कम पड़ा हमको, क्योंकि हमारी इतनी तैयारी इतनी अच्छी थी, तंत्र भी काफी मजबूत हुआ है। जो आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है वो इतना विकसित है कि केंद्र लेवल में, राज्य लेवल में, जिले लेवल में, लोकल लेवल में भी हमारे जो आपदा प्रबंधन का तंत्र है इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि हमें ये मालूम है कि कौन सी आपदा कब आने वाली है, कैसे आती है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसा हमारा तंत्र जो है जब आपदा
से पहले हम क्या करेंगे, आपदा आएगी तब हम क्या करेंगे, आपदा से आने के बाद जो है रिलीफ, जो उनको रिहेबिलिटेशन और जो नॉर्मल आने के लिए हमको जो कार्य करने पड़ेंगे, उसमें हमारा तंत्र बिल्कुल विकसित है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आपदा प्रबंधन का तंत्र है किसी भी विकसित देश से कम नहीं है, और ये काफी विकसित है। और सभी जो भी जरूरी संसाधन इसके लिए लगते हैं, वित्तीय संसाधन हो चाहे जो सामाजिक संसाधन हो, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं और वो अच्छी तरह कार्य भी कर रहे हैं, और ये दिख भी रहा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अनिल जी, फिर से एक बार बारी है आपके पसंद की एक गीत सुनने की, जरूर आप बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। कोई गजल जगजीत सिंह की यदि सुना सके। बिल्कुल बिल्कुल सुनवा देंगे, हम फिल्मी गजल सुनवाएंगे। हाँ जी, कोई जगजीत साहब ने बहुत सारी गाई हैं जी। हाँ जी हाँ, जरूर। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए
उनसे हाले दिल कभी ला 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 हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। अनिल जी, हम आज बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की, और जो ये एक बड़ी आपदा आई है कोरोना के रूप में, और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जैसा आपने बताया, आपदा प्रबंधन का अधिनियम भी पारित किया गया 2005 में, और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी कुछ कार्य हो रहा है। तो आज अगर हम स्थिति देखें तो जिस तरह से प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है, तो क्या उन शिक्षा पद्धतियों में भी आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है, और किस तरह से इसकी व्यापकता को आप देखते हैं? देखिए, आपदा तो एक व्यापक विषय है और एक व्यापक समस्या भी है, लेकिन जो इसके निपटने के लिए जो चीजें हमको चाहिए या जो हमको संसाधन चाहिए, वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, ये सब चीजें जो हैं आज मैंने शामिल किया गया है उसको। और हमारी इसके अलावा जो हमारी योजनाएं बनती हैं, सरकार की योजनाएं जो बनती हैं, सभी में आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की जो बातें हैं उसको शामिल किया जाता है। और इसकी व्यापकता और उससे उसका क्या फर्क पड़ेगा, जो भी जैसे कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उससे आपदा के संबंध में उसका, आपदा के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें जो है देखकर ही किसी योजना को हम उसको तो योजनाएं जो है उस पर शामिल करने से काफी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है। और देखिए, न केवल सरकार की तरफ से, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस से आपदा प्रबंधन की जो हमारा तंत्र है वो विकसित हुआ है। खासतौर से जो इंडस्ट्रीज देख लिए आप, देखिए जो हमारे स्थानीय शासन विभाग है, मान नगर निगम वगैरह जो हैं, ये सब छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो भी इसको अपना तंत्र वो विकसित कर चुकी हैं अपने इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए। मतलब बाढ़ वगैरह आती हैं तब उससे निपटने के लिए। हाँ जी, इवन हमारे जो ग्राम पंचायत हैं, हमारे जो इंडिविजुअल जो हैं, जो समुदाय है, यदि बाढ़ कहीं पर किसी गांव में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है तो गांव के लोगों को इतना प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेन किया, उनको एजुकेशन दिया जाता है कि यदि बाढ़ आए तो अपने आप उसको कैसे उसको निपट सकें। तो इससे मॉक ड्रिल्स भी किए जाते हैं, किस तरह से हम रस्सी को बांध कर निकले हैं, बोट का इस्तेमाल कैसे करें, माने संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए, जब तक हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो मॉक ड्रिलिंग के जरिए हम उनको ट्रेन भी करते हैं, और इससे इसका व्यापक अच्छा प्रभाव भी हमको देखने में आया है। बिल्कुल। अनिल जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आपदाएं भी कुछ अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। जैसा आपने बताया, अर्थक्वेक की बात की आपने, या साइक्लोन की बात की। आजकल मौसम के पूर्वानुमान की सूचना का तंत्र काफी विकसित हुआ है, तो जो
आपदा हमें पहले से मालूम हो रही है कि आने वाली है, उसके लिए तो हम प्रबंधन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये कोरोना है, ये एक आकस्मिक आपदा के रूप में सामने आई है और इससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की आपदा से जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति हम आने वाले कितने समय में कर पाएंगे? देखिए, जो पूर्व आपदाओं का जो पूर्वानुमान है वो तो करीब करीब अर्थक्वेक को छोड़ दीजिए, अर्थक्वेक में ये अब कुछ सेकंड्स पहले तक आपको सूचना मिल जाती है, लेकिन बाकी इस तरह की सभी आपदाएं जो हैं पूर्व सूचना देती हैं। बिल्कुल। तो इसको हमको पूर्वानुमान और अनुमान तो किया जा सकता है आपदाओं का, लेकिन उसको कितना सीरियसली लिया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो विकसित है, लेकिन कभी कभी कुछ चूक हो जाती है और उसके कारण इस तरह के आपदाएं आ जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि आपदाएं आती हैं, उससे निपटने के कारगर उपाय भी सुझाए जा रहे हैं और वैक्सीन वगैरह जो डेवलप हो रही है, मेडिसिन भी डेवलप है, कई तरह की जो और भी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं या मेडिसिन के तकनीक उपलब्ध हैं, उससे भी इसका निदान, इसका उपाय, इसका माने हम निराकरण कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन ये हमको अपॉर्चुनिटीज के रूप में हमको देखना चाहिए और इससे इस अपॉर्चुनिटी का लॉन्ग टर्म में हमको फायदा भी होगा और भी जो इस तरह की जो आपदाएं आएंगी उससे भी निपटने में हमको हम अधिक सक्षमता से इसको निपट सकेंगे। बिल्कुल। और इस आपदा से तो हमें ये सीखना है कि इसे अभी जो भी जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है तब तक हमें जो सावधानियां हैं, जो सतर्कताएं हैं, वो जीवन शैली में अपनाकर, चाहे फिर वो मास्क पहनना हो या हैंड वॉश करना है या सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये तमाम चीजें अपनाते हुए आगे बढ़ना है। जी। अनिल जी, हम भी आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, लेकिन एक और गीत आपकी पसंद का सुनेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, एक राजा रानी पिक्चर था, जी, उसका एक गीत था, जी, मैं एक चोर। जी, जरूर आपको सुनवाएंगे। चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के, मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर। चोर नहीं, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, चल पड़ी मैं साथ तेरे, सारी दुनिया को भुला के, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। आंगन में उतरी है चांदनी रातें, हम बैठे करते हैं प्रेम की बातें, ये बातें ये रातें भूल जाए हम तो हमें याद दिलाना हो, भूल न जाना। क्या? मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी, चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के, मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर।
किस्मत ने तो हमको दुख ही बांटे, अपने रास्ते में बिखराए कांटे। किस्मत ने तो हमको दुख ही बांटे, अपने रास्ते में बिखराए कांटे। हमने सजाई प्यार से अपनी गलियां, कांटे चुन चुन के बिखराई गलियां। ये गलियां ये गलियां भूल जाए हम, तो हमें याद दिलाना हो, भूल न जाना। क्या तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। चल पड़ी मैं साथ तेरे, सारी दुनिया को भुला के। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी। चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के। मैं एक चोर तू मेरी रानी, तू मेरा राजा, तू मेरी रानी, तू मेरा राजा। तू मेरी रानी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड CEO एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनको भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन इससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। अनिल जी, हम आज आपसे बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के विषय में। आपका जुड़ाव पर्यावरण से भी है, आप पर्यावरण संरक्षण मंडल के पूर्व सदस्य सचिव हैं। इस पूरे आपदा के समय और कोरोना विभीषिका से जब हम जूझ रहे हैं और जब लॉकडाउन की स्थितियां आई, तो पर्यावरण को अप्रत्याशित रूप से काफी फायदा भी हुआ। नदियां साफ हुई, समुद्रों के किनारे भी साफ हुए और तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो चमत्कारिक रही अपने आप में। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? किस तरह से, जैसा आपने कहा भी कि इस आपदा का दूरगामी कुछ अच्छा परिणाम हो सकता है, लेकिन अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो क्या आप सोचते हैं? देखिए, इस तरह की जो आपदाएं आती हैं वो इसलिए आती हैं कि पर्यावरण को नुकसान हुआ है। नेचर को जब भी हम नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमारे सामने एक आपदा के रूप में आता है। जैसे साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है लगातार बढ़ रही है, इसका कारण जो है ये जो जलवायु परिवर्तन है और जो इस तरह की जो नए जो हमारे जो पर्यावरण को नुकसान करने के लिए जो चीजें आ रही हैं, उनके कारण इसकी बारंबारता या उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती है। तो पर्यावरण और आपदा का एक बहुत ही क्लोज नेटवर्क है। पर्यावरण को यदि नुकसान होगा तो हमको या तो बीमारी के रूप में या हमारे किसी और नुकसान के रूप में हमारे सामने आएगा। तो पर्यावरण को यदि हम बचाएंगे तो देखिए, नेचर जो है हर चीज को उसको आत्मसात करने के लिए तैयार रहती है और पर्यावरण जो नेचर है
अपने आप को माने जनसंख्या वृद्धि जरूरी, जनसंख्या को कंट्रोल करना है। पर्यावरण में देखिए जितने जो पोल्यूशन और अन्य कारणों से जो नुकसान हो रहा है उसको भी नेचर को अपने आप उसको बैलेंस करना है। इस सब नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये सब कार्य ये इस तरह की जो आपदाएं हैं उसको लाती है और इसके कारण जो है हमारी पर्यावरण को जो हमको और नुकसान पहुंचा सकता था। पर्यावरण यदि हम इस तरह की आपदाएं ना आए तो हमको और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं आने वाले समय में और एक गंभीर आपदाओं के रूप में, इससे गंभीर आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ सकती है। और इसलिए हमें पर्यावरण इस तरह की आपदाओं को ये पर्यावरण को साफ करने की दृष्टि से ही देखना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। बिल्कुल बेहतर बात आपने कही और इसके मूल में यही है कि हम हमेशा प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ये अहम बात है। तो चलते चलते अनिल जी आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें, कोई अपील करें इस आपदा के समय में वो किस तरह से प्रकृति को बचाएं और किस तरह से अपने आप को बचाते हुए इस महामारी से बच के रहें और इसकी विभीषिका से बच के रहें। देखिए कोविड-19 से बचने के तो कितने उपाय जो हैं रोज मीडिया में आते रहते हैं। मास्क पहनिए, इस पे सोशल डिस्टेंसिंग करिए और इस तरह की काफी चीजें सभी को आजकल अवेयरनेस है। आप फोन करिए तो फोन में भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं कि किस तरह से आपको इसके बचने के उपाय करने चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सुझाव ये है कि हमें आपदा को पूरी तरह से समझने की जरूरत है आम आदमी को और उसके लिए हमें कि जो रोकथाम के लिए क्या उपाय हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, उसके न्यूनीकरण के लिए क्या उपाय हम अपने कर सकते हैं, क्या तैयारियां हमको करनी चाहिए, ये सब चीजों को इसकी ट्रेनिंग होती रहती है। इसके हम खुद माने नॉर्मल डेज में हम ट्रेंड होते रहते हैं, अपने आप ही हमको कई चीजें अपने आप आती रहती हैं। उन सब चीजों को यदि हम अमल में लाएं तो संभवतः इस तरह की जो कोविड-19 जैसी बड़ी समस्याएं हैं उससे निपटा जा सकता है। अभी ये समुदाय को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए। तो स्ट्रेंथन करने के लिए एकजुट होने की हमको जरूरत है। हमें जो सरकार द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसका पालन करने की जरूरत है। लॉ इन्फोर्समेंट की अभी हमें जरूरत है। देखिए इतनी सभी को मालूम है कि कोविड-19 कितना खतरनाक है, लेकिन अब आप देखिए सड़क में कोई भी मास्क पहनते हुए आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक किसी शॉप का आया था कि कितने माने हजारों की संख्या में माने सैकड़ों की संख्या में लोग जो है बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए खड़े थे। तो इस तरह की ये आप जब तक आम आदमी इसको समझेगा नहीं, स्वयं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी और ये इससे निपटना हमारे लिए मुश्किल होता रहेगा। बिल्कुल इसलिए आम जनता से आम लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि जो इस तरह बचने के जो भी उपाय हैं उसका पालन करें और सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें। अपना जो जीवन शैली है उसको सरल बनाएं। बिल्कुल अनिल जी बेहतर बात आपने कही और ये हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर हमें जागरूकता अपनानी पड़ेगी, ये अहम बात है। तो आज आपने आपदा प्रबंधन के बारे में और कोविड-19 से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं आप थे श्री अनिल शर्मा जी जो बता रहे थे कोविड-19 और कोरोना वायरस से जुड़ी आपदा और इसके प्रबंधन के बारे में। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे फिर मुलाकात। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त परेश को इजाजत। नमस्कार।